सभी को नमस्कार। मैं ऋषि दयान योगा अकेडमी में आपका स्वागत है। आज हमारी आयुर्वेद की 4th क्लास है। इसमें हम जानेंगे, हमने वात पढ़ लिया, पित्त पढ़ लिया, स्वास्थ्य की परिभाषा पढ़ ली है हमने, ठीक है। पंच महाभूत पढ़ लिए हैं और हमने पंच प्राण पढ़ लिए हैं। आज हम पढ़ते हैं, वात हमने पढ़ लिया, पित्त पढ़ लिया, आज कफ को पढ़ते हैं। कफ क्या होता है? कफ को श्लेष्मा भी बोलते हैं। केन जलेन फलति निष्पद्यते इति कफ, अर्थात जो जल से उत्पन्न होता है उसे कफ कहते हैं। हमने जब दूसरी क्लास में हमने पढ़ा था, कोई मुझे बता सकता, कोई एक स्टूडेंट, कि जल वात जो है वो वात किन तत्वों के मिश्रण से बनता है? जी ज्योति जी बताइए। पृथ्वी एंड जल। तो वात तो आकाश और वायु। जी जी सौरभ जी बहुत बढ़िया। नहीं आकाश सर, और वायु के मिलन से। कब तो सर पृथ्वी और जल करेक्ट है। वात तो आकाश अरे सर, मैंने वात पूछा है, वात किन दो तत्वों के मिलन से बनता है? सौरभ जी ने बताया आकाश और वायु। हाँ, मुझे कफ लगा। आकाश वायु। पित्त का मिश्रण बता सकते हैं? पित्त किन के मिलन से बनता है? अग्नि जल। अग्नि और अग्नि जल, ठीक है। और कफ जो मिलता है वो किसके मिश्रण से? पृथ्वी जल जल और सारे पृथ्वी के मिलन से बनता है। जल और पृथ्वी, ठीक है जी। अर्थात जो जल से उत्पन्न होता है उसे कफ कहते हैं। कफ का ही दूसरा नाम श्लेष्मा है। तो कहीं आपको ऐसा पूछा जाए कि कोई भी क्वेश्चन पूछा जाए और ऑप्शन में आपको कफ ना देके श्लेष्मा दिया जाए, तो आपका श्लेष्मा ठीक होगा। श्लिष्यति इति श्लेष्मा, अर्थात जो संयोग करता है या संश्लेषण करता है वह श्लेष्मा होता है, ठीक है। कफ शरीर का पोषण करता है, बाकी कोई पोषण नहीं करता है। पित्त आपने पढ़ा था, पित्त के सहयोग से पोषण होता है, ठीक है। पित्त अकेला पोषण नहीं करता, पित्त की वजह से जो एंजाइम बनते हैं वो एंजाइम कफ हमारे पाचन क्रिया में सहायक होते हैं। लेकिन कफ जो है वो डायरेक्ट पोषण करता है। शरीर का जो पोषण होता है वो कफ के द्वारा होता है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए तो शरीर का पोषण किसके द्वारा होता है? वात के द्वारा, पित्त के द्वारा, कफ के द्वारा, या वात और कफ के द्वारा? तो यहाँ पे आपका कफ राइट आंसर होगा। शरीर को स्निग्धता और आर्द्रता प्रदान करता है, यानी कि शरीर के अंदर मोबिलिटी, चिकनाई पैदा करता है, और गीलापन, ये दोनों काम जो होते हैं वो कफ के होते हैं, ठीक है। जैसे ऑयली स्किन हो जाती है, लिप के ऊपर, नोजी के ऊपर ऑयल सा आ जाता है, तो ये सब कफ के आगे जब आप पढ़ेंगे ना सप्त धातु, तो उसमें पढ़ेंगे कि ये किसके कारण कौन सा मल निकलता है। ये हमारा मल में आता है जो ऑयली स्किन होती। हमने पित्त में पढ़ा था शरीर को सुंदरता प्रदान करता है, कफ में आया शरीर को स्निग्धता प्रदान करता है। आप ऐसे ऐसे मेन पॉइंट जो सिमिलर पॉइंट है उनको अच्छे से ध्यान रखना, ठीक है। वो हमारे पित्त जो है रक्त को और त्वचा को सुंदरता प्रदान करता है, कफ जो है शरीर को स्निग्धता और आर्द्रता यानी कि गीलापन प्रदान करता है। संधियों को आपस में मिलाने का कार्य जो है वो भी कफ ही करता है, जिसको कार्टिलेज बोलते हैं, वो कफ ही होता है। शरीर की वृद्धि करता है, ठीक है। तो अकेला ये है जो शरीर की ग्रोथ करता है, ना वात करता है ना पित्त करता है। शरीर में काम शक्ति की वृद्धि होती है इससे, ठीक है। बल की अधिकता होती है, शरीर में उत्साह बढ़ता है, शरीर के घाव जल्दी भरते हैं, शरीर की रोग प्रतिरोध क्षमता जो होती है वो बजाय पित्त के, बजाय कफ के ज्यादा होती है, ठीक है। तो इसी कारण से इसमें 20 रोग ही होते हैं, 20 प्रकार के रोग होते हैं। बाकी सबसे ठीक है ना ये? हेलो जी नवनीता जी। सर, 2 बार क्यों आ गया काम शक्ति की वृद्धि और बल की अधिकता? काम शक्ति अलग चीज है जी, बल अलग चीज है। अच्छा अच्छा, ठीक है, ओके, ठीक है। शरीर में मानसिक और शारीरिक क्षमता जो है वो अधिक होती है, ठीक है। आपकी मेंटली स्टेबिलिटी और फिजिकली जो आपकी, और जो आप कह रहे हैं काम शक्ति, आप यहाँ सेक्सुअल से लेके चलते हैं, और आप दूसरा कह रहे थे रोग प्रतिरोध क्षमता होती है, वो आपकी इम्यूनिटी होगी। मानसिक यहाँ मेंटेलिटी से हो गया आपका, और शारीरिक फिजिकल कैपेसिटी ज्यादा होती है अगर किसी का कफ है, बैलेंस है, ठीक है।
कफ प्रकृति वाला व्यक्ति क्षमावान होता है, माफ करने वाला होता है, धैर्यवान होता है, पेशेंस होती है उसके अंदर, ज्ञानवान होता है, ठीक है, विवेकवान होता है। ऐसा नहीं कि वो हड़बड़ा जाता है, उस चीज को देखता है, फेस करता है, उस पर फिर चिंतन करता है, विवेक के कारण फिर वो फाइनल डिसीजन लेता है कि मुझे क्या करना चाहिए। ऐसे नहीं घर में आग लग गया आदमी हड़बड़ा गया, नहीं, वो पहले ये देखा पहले मेरे को क्या चीज बचानी चाहिए, पहले अंदर बीवी बच्चे उनको निकालना चाहिए, फिर हमने इलेक्ट्रिसिटी को डाउन करना चाहिए, उसके बाद हमने कुछ प्रोसेस अपनाना चाहिए, पानी का है या जो भी है, सूखे रेत का है, जो भी, ठीक है। तो विवेकवान होता है, उसकी मानसिक स्थिरता आदि सभी कार्य कफ के अधीन होते हैं। ये जितने भी कार्य होते हैं, अब इनसे जो भी बीमारियां होंगी वो सब कफ के कारण होंगी, ठीक है। अगर वो ज्यादा गुस्सैल हो जाएगा, ठीक है, धैर्यवान ना हो जाएगा, फालतू की बातें करने लग जाएगा और होपलेस हो जाएगा, तो ये सारे कफ के रोग हो जाएंगे। मानसिक स्थिरता होगी, ये भी कफ के अंतर्गत। आदि सभी कार्य कफ के अधीन होते हैं। वात की रुक्षता एवं पित्त की गर्मी, देखो ये दोनों बीमारियां आ गई इसमें, वात के रोग भी आ गए, पित्त के भी आ गए। वात की रुक्षता एवं पित्त की गर्मी अगर बढ़ जाए तो कफ से ही स्वास्थ्य की रक्षा की जाती है। अगर किसी को वात के भी रोग हो गए और पित्त के भी रोग हो गए तो उसका कफ है जो है, कफ से ही वो ठीक होते हैं। उसका कफ बढ़ा दो, दोनों कम हो जाएंगे। नींद का प्रमुख कारण कफ में उपस्थित तमो भाव से ही होता है। नींद का आपने पढ़ा हो, तामसिक भाव जब बढ़ता है तब नींद आती है, और तामसिक भाव वो है कफ की जब प्रेजेंस में होता है वो। आपने ये जितना भी पढ़ा अभी, ये सब कफ अगर आपका स्टेबल है तो है, ठीक है। अगर कफ बढ़ जाएगा फिर इसके भी रोग हो जाएंगे। जैसे हमने वात के 5 प्रकार पढ़े, पित्त के 5 प्रकार पढ़े, ऐसे ही कफ के भी 5 प्रकार हैं। पहला है क्लेदक, दूसरा है अवलंबक, तीसरा है बोधक, चौथा है तर्पक और 5वां है श्लेषक। कफ से हमने पढ़ा था 20 प्रकार के रोग होते हैं। कारण हमने जान लिया, क्योंकि उनकी मेंटल स्टेबिलिटी ज्यादा होती है, वो क्षमावान होते हैं, धैर्यवान होते हैं, ज्ञानवान होते हैं, विवेकवान होते हैं, मानसिक स्थिरता उनकी ज्यादा होती है बजाय पित्त के, बजाय कफ के, तो इसलिए इन लोगों को कम रोग होते हैं। आगे पढ़ते हैं कफ के गुण। कफ के गुण है गुरु, गुरु यानी भारी, शीत यानी ठंडा, मृदु यानी कि मुलायम, स्निग्ध यानी कि ऑयली, स्निग्ध मतलब चिकना, मधुर मीठा, स्थिर, ठीक है, स्थिर मतलब स्टेबल, पिछला, पिछला मतलब चिपचिपा, ये श्लेष्मा के गुण होते हैं। मन तथा क्लीन जो गीला होता है, यही इसके स्वाभाविक गुण है। इसका रंग सफेद होता है और इसका रस जो होता है मधुर होता है। और जब हमारा कफ दूषित हो जाता है, प्रकोपित हो जाता है, तब इसका जो है रंग वो है ग्रीन ग्रीन सा हो जाता है और फिर कड़वाहट आ जाती है, अभी मधुर रस है। अब जानते हैं हम किसके कारण क्या होते हैं, क्यों हमारा कफ प्रकोपित होता है। मधुर, अम्ल, लवण, मीठा, खट्टा, ज्यादा नमक वाला, भारी, हैवी, स्निग्ध एवं क्लेदक खाद्य पदार्थ और पेय पदार्थों की वजह से हमारा कफ बढ़ता है, ठीक है। मीठा खाना नहीं चाहिए, ये नहीं कह रही आयुर्वेद, आयुर्वेद कह रहा है ज्यादा लेने से। खट्टा नहीं खाना चाहिए, पर आप ज्यादा खट्टा लेंगे तो उससे कफ बढ़ जाएगा। ज्यादा नमक वाली चीजें लेंगे तो आपका कफ बढ़ जाएगा। ज्यादा चिकनी चीजें लेंगे तो आपका कफ बढ़ जाएगा। क्लेदक खाद्य और पेय पदार्थ, ठीक है। मांस खाने से आपका कफ बढ़ेगा, मछली खाने से आपका कफ बढ़ेगा, तिल से तैयार खाद्य पदार्थ अगर आप ज्यादा सेवन करेंगे तो आपका कफ बढ़ेगा। ठीक मात्रा में लेंगे तो आपका कफ बैलेंस रहेगा। ज्यादा गन्ने का जूस लेने से, दूध लेने से, नमक या आई का इधर लवण, ठीक है, और बलीय पदार्थों का अधिक सेवन करना चाहिए, वो सेवन करने से कफ बढ़ जाता है। ज्यादा कार्बन वाली जो ठंडी पेय पदार्थ है उनका सेवन करने से कफ बढ़ता है। अधिक ज्यादा ओवर ईटिंग करने से उससे आपका कफ बढ़ता है। दिन के समय में कभी नहीं सोना चाहिए, दिन के समय सोने से कफ बढ़ता है, ठीक है। एक राजा से किसी सन्यासी ने बोला था कि आपके बच्चे मंदबुद्धि हैं, तो राजा ने सन्यासी को कहा था कि मेरे बच्चे मंदबुद्धि कैसे हैं, ना तो मेरे बच्चे दिन में सोते हैं और ना मेरे बच्चे रात को दही खाते हैं। तो रात को दही खाने से और दिन में सोने से कफ बढ़ता है।
कफ बढ़ेगा, तामसिक भाव बढ़ेगा, तामसिक भाव बढ़ेगा या तो नींद आएगी, नहीं तामसिक भाव बहुत ज्यादा बढ़ेगा। वो आपने पता फिर तामसिक भाव आगे क्या करता है, हम आगे पढ़ेंगे भी इसमें, जब लास्ट चैप्टर आएगा श्रीमद् भगवत गीता वाला तब पढ़ेंगे। आलस्य करने से, आलस करने से, व्यायाम न करने से कफ बढ़ता है। अगर आप व्यायाम करेंगे, कुछ भी मान लो आप रनिंग करते हैं, योगा करते हैं या और कोई भी एक्टिविटी करते हैं, स्विमिंग करते हैं, जुम्बा, एरोबिक्स, डांस जो भी करते हैं, तो उनसे ब्रीदिंग प्रॉब्लम होगा। अगर आपको थोड़ी बहुत कफ की प्रॉब्लम है तो आपका स्पिट आएगा, कफ यानी कि बाहर होता जाएगा आपका, ठीक है। बसंत ऋतु में प्रातः काल, सुबह के समय और रात के समय और भोजन के तुरंत बाद और बाल्यावस्था में कफ स्वाभाविक रूप से प्रबल होता है, ठीक है। बसंत ऋतु में प्रातः काल, रात के समय में और भोजन के तुरंत बाद और बाल्यावस्था में कफ स्वाभाविक रूप से प्रबल होता है। कोई बच्चा मुझे ये बता दिए, बसंत ऋतु की जगह हमने वात में पढ़ा था, किस ऋतु में वात सबका बढ़ जाता सामान्यतः? कोई एक स्टूडेंट बता दीजिएगा। वर्षा ऋतु में, वर्षा ऋतु में। वर्षा ऋतु। बहुत बढ़िया जी प्रकाश जी। अच्छा, कोई मुझे यह बता सकता है कि बाल्यावस्था में कफ स्वाभाविक रूप से सभी का ही प्रबल रहता है, यहाँ बाल्यावस्था ही क्यों लिया है, जरा अवस्था या युवावस्था क्यों नहीं ली गया है? सर क्योंकि उस टाइम इम्यूनिटी। जी माला जी बोलिए। क्योंकि उस टाइम इम्यूनिटी सिस्टम उतना स्ट्रांग नहीं हुआ रहता है सर। ओके, बहुत बढ़िया। सौरभ जी आप बताइए। सर बाल अवस्था में क्या होता है कि हमें दूध का प्रोडक्ट ज्यादा लेते हैं और सब वो उसमें हमारे सब मतलब ग्लैंड होती है जिसे हम थाइमस ग्लैंड बोलते हैं, वो एक्टिव होती है। तो उसकी एक्टिव होने की वजह से बच्चे लोगों में जो है कफ की मात्रा ज्यादा होती है और युवा वर्ग में पित्त होता है और बूढ़े जो हम ओल्ड एज में जाते हैं तो वात रोग होता है। शरीर का ज्यादा श्रम करने से सर क्या होता है कि पित्त बढ़ता है और जब शरीर का कम श्रम होता है तो जो है सर कफ होता है, इस वजह से। सर मैं बोलूं? हाँ जी बोलिए। क्यों बालावस्था में लगभग बच्चे वो 12 से 18 घंटे सोते हैं, जो तमस गुण ज्यादा पाया जाता है। और नहीं बच्चों सर, वो में तो बाल्यावस्था, वो शिशु अवस्था होती है जो आप बात कर रहे हैं। शिशु अवस्था क्रॉस कर ली, उसके बाद आती है बाल्यावस्था। अब बाल्यावस्था की बात करिए। ओके सर, तो मैं शायद रॉन्ग हो सकता हूँ। और एक जो चीज मैं पढ़ा सर कि कफ क्या है कि हड्डियों से रिलेटेड है, तो शायद बालावस्था में जो या शिशु अवस्था भी हो सकता है, उनकी हड्डियां ज्यादा होती हैं। जैसे नॉर्मल ह्यूमन बीइंग को 206 है, उनका 300 का आसपास होता है। जो मुझको ये कारण है सर, दूसरा तो नहीं मालूम है, मे बी आई एम रॉन्ग। इसका इसका उत्तर देखो, ये रहा। शरीर की वृद्धि करता है। अब वृद्धि कहाँ होगी? शिशु के बाद बाल्यावस्था में होगी ना। शिशु तो हमारा 1-1.5 साल तक का हो गया, उसके बाद तो बच्चा पैदल चलने लग जाता। तो कफ के कारण शरीर में वृद्धि होती है, इसलिए यहाँ पे बाल्यावस्था ली गई, ठीक है। देखो ये पढ़ लिया आपने सभी ने। अब ये वृद्धि होगी तभी तो संधियां बोन्स जो है वो बड़ी होंगी ना, स्ट्रांग होंगी। शरीर की वृद्धि इसका मेन रीजन है, ठीक है। ओके, थैंक यू सर। हाँ, युवावस्था तक जाने के बाद हमारा शरीर, उसके बाद नहीं। आप ये लगा लो 18, 20, 22 लास्ट होता है, उसके बाद आपकी बोन्स हाइट सब रुक जाता है। कफ के प्रकार पढ़ लिया हमने। अब इसके लक्षण देख लेते हैं हम। हमें कैसे महसूस हो कि हाँ मेरे अंदर अब कफ बढ़ गया। तो पहला बताया तंद्रा। तंद्रा यानी कि आलस्य, सुस्ती, अधिक नींद आना। आलस आएगा तो नींद भी आएगी। और ऊपर हमने पढ़ा था जब कफ बढ़ता है तो तमोभाव आता है और तमोभाव के कारण हमें नींद आती है, ठीक है। अधिक नींद आ रही है आपको तो समझ लीजिए आपका कफ बढ़ गया। अगर ज्यादा आलस आ रहा है तो भी आपका कफ बढ़ा हुआ है। अगर मुंह का स्वाद मीठा होता जा रहा है आपका, अब मीठे की तरफ भागे जा रहे हैं, तो आपका कफ बढ़ा हुआ है। अच्छा, ऐसे ही हमने पित्त में पढ़ा था। पित्त का कोई बता सकता है कि हमें किस चीज की ज्यादा इच्छा बनी रहती है पित्त में? ठंडा खाने की सर। जी, ठंडी चीजों की तरफ हम ज्यादा शीतल पदार्थों की तरफ भागते हैं क्योंकि पेट में जलन बहुत है, ठीक है। त्वचा में सफेदी आ जाती है, इससे चमक नहीं आती है, यहाँ पे सफेदी आती है, ठीक है।
चमक आएगी पित्त से। शीतलता, ठंडापन आ जाता है। स्निग्धता, चिकनापन आ जाता है। खुजली बढ़ जाती है। शरीर में भारीपन हो जाता है, यानी कि आदमी मोटेपन की तरफ चला जाता है। मल मूत्र, पसीना आदि में चिपचिपापन बन जाता है। सूजन, बलगम, आंख और नाक के मल बढ़ जाते हैं। ठीक है, सूजन आ जाती है, स्वेलिंग हो जाती है, कफ की मात्रा बढ़ जाती है। आंख के, हमें जो आप सभी को पता होगा, आंख के कॉर्नर में जो मल निकलता है वो ज्यादा निकलना शुरू हो जाता है। और नाक का मल, नोजी ज्यादा बढ़ जाएगी। ठीक है। और जी, चीर क्रिया, चीरिया को बोलते हैं शरीर पर किसी भी प्रकार की जो है प्रक्रिया का देरी से होना। जैसे मान लो आपने कोई मेडिसिन ली, उसका इम्पैक्ट बहुत लेट आएगा आपके ऊपर। ठीक है, किसी भी चीज का इम्पैक्ट आपके ऊपर लेट से आना, तो आपको कफ बढ़ा हुआ है, वो कफ उस चीज को रोके जा रहा है। अंगों में ढीलापन आ जाता है, जब आदमी मोटा होता है, आपने पढ़ा ना यहाँ पे, शरीर में भारीपन आ जाता है। जब आदमी भारी होता है तो फिर लथार्जिक बॉडी हो जाती है, थुलथुलापन आ जाता है बॉडी में, तो वो कफ के कारण होता है। अंगों में ढीलापन आ जाता है। श्वास के रोग हो जाते हैं, दमा बोलते हैं जिसको, खांसी, अवसाद, उदासी आ जाती है। ठीक है, आदि लक्षण ये सब है कफ के प्रकोपित होने के कारण है। अब पढ़ते इसको शांत कैसे किया जाए। शांत करने के लिए जो आपने लक्षण दिखे हैं या जो इसके कारण थे, कारण के उल्टा चल पड़ेंगे तो हमारा सॉल्यूशन हो जाएगा, उसका उपाय हो जाएगा। तीक्ष्ण, ठीक है, और उष्ण, औषधि द्रवों से वमन और विरेचन करके कफ को बाहर कर दो। ठीक है, उससे आपका कफ जो है, बॉडी में जितना भी एक्स्ट्रा कफ था वो सारा बाहर हो जाएगा और अंदर बॉडी के बैलेंस बन जाएगा कफ का। कटु, तिक्त और कषाय रसों का सेवन करने से हमारा जो है कफ वो शांत हो जाएगा। और हमने ऊपर पढ़ा था किन के कारण हमारा कफ बढ़ता है, मधुर, अम्ल, लवण, इनसे हमारा कफ बढ़ता है। और अभी हमने पढ़ा कटु, तिक्त और कषाय रसों का सेवन करने से हमारा कफ कम हो जाता है। कटु, तिक्त और कषाय। ठीक है, अगर आपको कफ बढ़ गया है तो आपको कटु, तिक्त, कषाय रसों का सेवन करना चाहिए। अगर आपका वात बढ़ गया है, फिर आपको जिनसे कफ बढ़ता है वो चीजें लेनी चाहिए। फिर आपको लेनी चाहिए मधुर, अम्ल और लवण। ये एक दूसरे के अपोजिट है। आपने उन चीजों का ज्यादा सेवन कर लिया, मधुर, अम्ल, लवण का, कफ बढ़ जाएगा लेकिन वात कम हो जाएगा। ठीक है, और अगर आपने कटु, तिक्त और कषाय, इन तीन रसों का ज्यादा सेवन कर लिया तो फिर आपका वात बढ़ जाएगा, कफ कम हो जाएगा। पुराने सर शहद के तिक्त सेवन क्या करने होता से है? पित्त तिक्त क्या क्या होता होता है सर? अच्छा, जी तिक्त देखो, मधुर होता है मीठा, ठीक है, अम्ल होता है खट्टा, लवण होता है नमकीन वाली चीजें, चटपटी, चरपरी आप कह सकते हैं इसको। ठीक है, उसके बाद मधुर, अम्ल, लवण, ये षड्रस होते हैं हमारे, मधुर, अम्ल, लवण। उसके बाद आता है कटु। कटु मतलब होता है तीखा। फिर आता है तिक्त। तिक्त मतलब होता है कषाय, सॉरी, तिक्त मतलब होता है कड़वा, और कषाय होता है कषैला। ओके सर। ठीक है जी। मैंने किसी को एडमिन बना रखा, किसको बनाया था जी? लावे जी, कोई अनम्यूट हो तो उसको म्यूट कर दीजिएगा। यस ठीक है, सर। मधुर मतलब मीठा, ये आयुर्वेद अमल में मतलब, कटु हाँ, मीन्स आयुर्वेद में उल्टा है, बजाय इसके हर चीजों के। बाकी सब जगह आपको कटु मतलब कड़वा होता है, तिक्त मतलब तीखा होता है। ठीक है, लेकिन आयुर्वेद में कटु का मतलब होता है तीखा और तिक्त का मतलब होता है कड़वा। तीखे से मतलब बहुत टेंजेंट वाली चीजें, तिक्त मतलब कड़वा, जिसमें आपका करेला आ गया और जितनी भी कड़वी चीजें होती है वो सारी आ गई। और कषाय मतलब कषैला होता है, इसमें आपकी गिलोय आ गई, जामुन आ गई, सिरका आ गया, आंवला आ गया, और नींबू भी आ हरड़ गया। होती है ऐसी, बहेड़ा होती है। हाँ, ये सारी चीजें आपकी कषैले में आ जाएगी। ठीक है, बाकी आप आगे पढ़ेंगे, जब षड्रस पढ़ेंगे तब अच्छे से पढ़ेंगे इन चीजों को। औषधीय धूम्रपान से और लंघन क्रिया से, जिससे मोटापा कम हो, उनसे क्रियाओं से आपका कफ कम हो जाएगा। औषधीय धूम्रपान, यहाँ आप ऐसा नहीं समझिए इसको कि स्मोकिंग करनी है आपको।
बीड़ी सिगरेट या कोई और चीज का सेवन करना है। इसलिए अगर आपने देख किसी ने पढ़ा हो तो यज्ञ चिकित्सा होती है, तो उसमें कुछ पर्टिकुलर ऐसी औषधियां होती है जिनको हवन में डालते हैं, उसका जो धुआं है उसका सेवन करने से, उसकी स्मेल को सेवन करने से, स्मेल करने से उसको कि कफ की मात्रा जो बॉडी के अंदर बढ़ी हुई है वो आहिस्ता आहिस्ता कम हो जाती है। जैसे एक औषधि है जिसका नाम है मुलेठी, आप सभी ने उसको चखा होगा, मीठा मीठा सा उसका रस होता है। तो औषधि वो जो है मुलेठी जो है, जितना आप उसको चबाते रहेंगे और उसका रस जितना लार में मिल मिल के आपके अंदर जाता रहेगा, आप निगलते रहेंगे, उतना ही कफ आपके गले में आता रहेगा। गले उस कफ को स्पीट कर दीजिए, बॉडी के अंदर जितना एक्स्ट्रा कफ था वो बार बार आपको आपके गले में आएगा, उसको स्पीट करते बाहर, उसको फेंकते जाइए, थूकते जाइए, आहिस्ते आहिस्ते बॉडी के अंदर जो बढ़ा हुआ कफ था वो बैलेंस बन जाएगा। ठीक है। धूप सेकना, धूप के सेवन से क्या होता है, कफ बैलेंस होता है बॉडी के अंदर। स्वेदन सेक, स्वेद मतलब क्या होता है, कोई बताएगा? पसीना से पसीना। पसीने के Steam. सेक से, जी स्टीम बाथ वगैरह लेने से, सूखी मालिश करने से, उबटन मलना से, रगड़ने से खाली बॉडी को, इन सब से हमारा कफ कम होता है। शारीरिक व्यायाम करने से, इसका उल्टा हमने पढ़ा था कि कफ का कारण क्या होता है बढ़ने को, तो उसमें बताया था हमने शारीरिक क्रिया ना करना, व्यायाम ना करना, आलस ज्यादा करने से। अगर बढ़ गया तो फिर शारीरिक व्यायाम शुरू कर लीजिएगा, आपका कम हो जाएगा। कुश्ती, दंड बैठक, तेजी से टहलना, तैरना, ब्रिस्क वॉक करना, जो भी आपको ठीक लगे। ऐसा नहीं कि इसमें योग ही बताया गया है कि आपको योग ही करना है, आप योग करिए, जुम्बा, एरोबिक्स, डांस, स्विमिंग, अदर एक्टिविटी जितनी भी जो भी होती है, साइकिलिंग करिए, कुछ भी करिए, पर आप बॉडी को गर्म रखिए। ठीक है, मूवमेंट ज्यादा रखिए उसकी, तो उससे आपका कफ बाहर हो जाएगा सारा। नस्य या शिरो विरेचन जो होती है, उनसे भी हमारा कफ कम होता है। जैसे नस्य में आप जलनेति करते हैं, ऐसे ही वो होता है, षडबिंदु तेल होता है, अणु तेल होता है, देसी गाय का घी होता है। जब इनको आप नाक से डालते हैं तो एक घी की नेति होती है, तो इन सब से हमारा कफ बाहर आ जाता है। ठीक है, शिरो विरेचन हो गया, उससे हमारा कफ बैलेंस होता है। आराम कम करना या क्रियाशील रहना, इन सब से हमारा कफ कम होता है जो बॉडी के अंदर बढ़ गया। चिंता या शोकग्रस्त रहने से भी कफ बढ़ता है, तो आप इनसे दूर रहिए, इसलिए चिंता और शोक से दूर रहें। वमन क्रिया सबसे श्रेष्ठ है। ठीक है, हमने पित्त में पढ़ा था, पित्त में सबसे श्रेष्ठ कौन सी क्रिया थी, कोई बताएगा बच्चा? पित्त में हमने पढ़ा था विरेचन। हाँ जी, विरेचन। हाँ, पित्त अगर आपका बढ़ गया तो आपको विरेचन क्रिया सबसे श्रेष्ठ है। अगर आपका कफ बढ़ गया तो आपके लिए वमन क्रिया सबसे श्रेष्ठ है, क्योंकि यह कफ के मूल स्थान सहित आमाशय और छाती से कफ को बाहर निकालता है, परंतु वमन का वोम तीक्ष्ण, ठीक है, एवं उष्ण द्रव्यों से तैयार होना चाहिए। जो वमन क्रिया हम जो करेंगे उसमें जो पानी का जो या आप काढ़ा जो बनाएंगे, या जैसे हम सामान्य जल नेति करते हैं, वो कुंजल क्रिया सामान्य हम करते हैं, तो उसमें गर्म पानी में नमक मिलाते हैं। तो यहाँ लिखा तीक्ष्ण, तीक्ष्ण मतलब कड़वे, उष्ण गर्म पदार्थों का सेवन करना चाहिए। ठीक है, गर्म जो भी आप औषधि लेंगे या सामग्री जो भी लेंगे, तो वो उसकी तासीर गर्म होनी चाहिए, ताकि वो कफ को काट सके और आपको फिर जब कुंजल क्रिया करेंगे वो सारा वमन क्रिया उसके थ्रू बाहर आ जाए। सामान्य रूप से देखा जाता है कि बल, बल मतलब ताकत, बॉडी के अंदर पावर, आयु, दीर्घायु से मतलब है यहाँ पे, संतान, संतान किसकी अच्छी होगी, मतलब ऐसे नहीं होगे बिल्कुल दुबले पतले बच्चे हो गए, ठीक है, रोज डॉक्टर के जा रहे हैं। तो अच्छी संतान किसी को चाहिए, किसी को आयु चाहिए लंबी, किसी को बल चाहिए ज्यादा, या जिसको ज्ञानवान बनना है, जिनको जीवन की सारी सुविधाएं चाहिए, विशेष प्रतिभाएं, ठीक है, फेम जिनको मिलती है, और धन आदि, और धन, इससे आगे और भी आप जो भी जोड़ना चाहे, अच्छी नींद वाला, अच्छी पर्सनैलिटी वाला व्यक्ति अगर आपको बनना है, तो वात प्रकृति वाले जो व्यक्ति हैं उनको कम मात्रा में मिलती है, पित्त प्रकृति वाले व्यक्ति को ठीक ठाक मिलते हैं, और कफ प्रकृति वाले व्यक्ति को उत्तम मात्रा में प्राप्त होती हैं। क्या? बल, आयु, संतान, ज्ञान, जीवन की सुख सुविधाएं,
और विशेष प्रतिभाएं और धन, ठीक है, ये कफ प्रकृति वाला जो व्यक्ति होता है उसे सबसे ज्यादा मिलती है, क्योंकि इसमें 20 प्रकार के रोग होते हैं। डॉक्टर का खर्च कम हो गया। फिर हमने पढ़ा था ये धैर्यवान होता है, क्षमावान होता है, विवेकवान होता है, ज्ञानवान होता है, तो इसलिए इन लोगों को ज्यादा मिलती है चीजें। अब हमने वात पढ़ लिया, पित्त पढ़ लिया, कफ पढ़ लिया। अब गड़बड़ ये आ गई कि हम अपने आप को कैसे पहचाने कि हम हमारे शरीर की क्या प्रकृति है, ठीक है, उसके बारे में पढ़ते हैं। प्रकृति को पहचाने। प्रकृति का निश्चय किसी व्यक्ति की शारीरिक बनावट, स्वभाव, चारित्रिक विशेषताओं आदि को देखकर किया जाता है। जैसे हमने चारित्रिक विशेषताएं ये देखी कि वो लंबा होगा, आयुवान मतलब दीर्घ आयु होगा, बलवान होगा, ठीक है, ज्ञानवान होगा, विशेष पर्सनैलिटी होगी उसकी। तो हम यहाँ से भी देख सकते हैं उसका स्वभाव। हमने देखा ना, वो धैर्यवान होगा, क्षमावान होगा, विवेकवान होगा, तो उसके स्वभाव में आ गई चीज। शारीरिक बनावट, जो वात प्रकृति वाला व्यक्ति होगा वो दुबला पतला होगा। पित्त प्रकृति वाला व्यक्ति होगा वो थोड़ा सा ठीक ठाक होगा। कफ प्रकृति वाला व्यक्ति होगा वो थोड़ा मोटा होगा, क्योंकि उसमें पढ़ा था हमने कि उसकी बॉडी लटक जाती है, ज्यादा बड़ा हो जाता है। लेकिन वो बड़े हुए कफ की है, अगर उसका कफ बैलेंस है तो वो ठीक ठाक होगा, ना बहुत मोटा होगा ना बिल्कुल सिकुड़ होगा, एवरेज जो वेट होता है वो रहेगा उसका, ठीक है। तो कफ प्रकृति को, जैसे मान लो किसी को पहचानना हो तो उसकी शारीरिक शरीर को देख के भी बोल सकते हैं हम, उसके नेचर को देख के भी बता सकते हैं, और उसके जो चारित्रिक विशेषता आदि को देख के उसको प्रकृति को पहचाना जा सकता है। आयुर्वेद के अनुसार इस प्रकृति का निर्धारण जन्म से पहले ही हो जाता है, ठीक है, क्योंकि हमने पढ़ा ना इसमें, देखो संतान, अगर आपको संतान अच्छी चाहिए, अब मान लो संतान हो गई तो उसमें उसका कफ का योगदान तो रहेगा, तभी तो वो अच्छी संतान पैदा हुई। और उसका जन्म होने से पहले निर्धारण उसका हो चुका है, क्योंकि उसके पिताजी या माताजी हैं, उन्होंने इन चीजों को पढ़ लिया है, उन्होंने अपना संयम रख लिया इन चीजों पे, कफ को बढ़ने नहीं दिया, पित्त को बढ़ने दिया, वात को बढ़ने नहीं दिया। तो आयुर्वेद के अनुसार इस प्रकृति का जो निर्धारण होता है वो जन्म से पहले ही हो जाता है। शुक्राणु और अंडाणु के संयोग के समय, ठीक है, जब जो माता का और पिता का जो फिजिकल रिलेशन होता है उस समय जो दोष विद्यमान होते हैं, उन्हीं के आधार पर बच्चे के शरीर की बनावट, उसका स्वभाव, उसका मानसिक और चारित्रिक गुणों का विकास होता है, ठीक है। इन गुणों और विशेषताओं को ही आयुर्वेद में प्रकृति कहा गया। तो आप में से जिनकी भी नई शादी हुई है, आप लोगों के लिए बहुत जरूरी है, अगर आपको मतलब फैमिली प्लान करना है तो पहले आप कोशिश करिए, अगर आप किसी चीज से, जैसे बोलते हैं ना कि ये हेरिडेटरी प्रॉब्लम इसके मम्मी को थी, इसके पापा को थी, अब बच्चों को आगे, बच्चों, हाँ मम्मी को 40 साल में हुई थी, अब बच्चा 7 साल का, उसको अभी से होगी। तो ये जब माता पिता के संयोग के समय उसमें जो दोष विद्यमान रहते हैं माता में या पिता में, उन्हीं के आधार पर बच्चे के शरीर का निर्माण होता है। इन्हीं गुणों और विशेषताओं को ही आयुर्वेद में प्रकृति कहा गया। अब प्रकृति पढ़ लेते हैं। प्रकृति तो पढ़ लिया हमने कि ठीक है, अब होती कितने प्रकार की है। महर्षि चरक के अनुसार प्रकृति की जो है 7 प्रकार की वृत्तियां होती हैं। वात प्रकृति होती है, पित्त प्रकृति होती है, कफ प्रकृति होती है, ये हमने पढ़ लिया था इतना। तो अब ये पेयर में भी चलते हैं, फिर वात और पित्त भी हो सकता है, पित्त और कफ भी हो सकता है, और कफ और वात भी हो सकता है, ठीक है। तो 6 प्रकार की प्रकृति तो ये होगी, और 7वें प्रकृति जो होती है उसको सम प्रकृति बोलते हैं, कि इसमें सारा सब कुछ बैलेंस होता है, तीनों के तीनों, वात पित्त कफ, किसी का कोई इम्बैलेंस नहीं होता, उसको सम्मी पातज भी बोलते हैं, ठीक है। और ये जो प्रकृति होती है ये किसी श्रेष्ठ योगियों में होती है, हमारे जैसे आम जनमानस में नहीं होती। उसका कारण ये होता है क्योंकि हम गृहस्थ जीवन में जीते हैं, या युवा अवस्था में, बाल्यावस्था में, जिसमें भी हम जीते हैं, तो हमारे अंदर लोभ, मोह, क्रोध, अहंकार, ये सब चीजें आ जाती हैं, जिससे हमारे या तो राजसिक भाव बढ़ता है या तामसिक भाव बढ़ता है, ठीक है। हम भागा दौड़ी ज्यादा करते हैं, जिससे हम नहीं बैलेंस बना पाते अपना, ठीक है। और ये सम प्रकृति बहुत ही रेयर होती है, ऐसे नहीं कि जो श्रेष्ठ योगी वो सभी श्रेष्ठ योगियों की होती, उन श्रेष्ठों में बहुत एक कोई विरला होता श्रेष्ठ, उनकी होती है। ऐसे तो संतों का चोला पहन के देश घूम रहा है, ठीक है। ये हमने पढ़ ही लिया है।
कफ के प्रकार हैं अवलंबक, बोधक, तर्पक, श्लेषक। ठीक है, हाँ इनके स्थान है, इसका एक पेज का लगा, ये क्लेदक। क्लेदक का जो स्थान होता है वो आमाशय होता है। ठीक है, इसका कार्य होता वही है, भोजन को पचाना, गीला करना, वो पचने में सहायक होता था, भोजन का पाचन में सहायक। ठीक है, प्रकोप से होने वाले रोग वही रोग होंगे इससे जो भोजन से रिलेटेड है। शरीर में भारीपन, मंद अग्नि, पाचन क्रिया दुर्बल हो जाएगी। ठीक है, प्रतिशाय होगा और जी मचलाना आदि ये होगा। ऊपर का पढ़ लेते हैं। अवलंबक पित्त जो होता है वो हमारा उर स्थल में होता है। अन्न रस के साथ मिलकर त्रिक यानी ग्रीवा, गर्दन और बाहु की अस्थियां जो हड्डियां होती हैं बाजुओं की, हृदय और फुफ्फुस का कार्य जो करने की क्षमता प्रदान करता है, ये इसका कार्य होता है। और आलस्य इसमें आ जाता है। ठीक है, बोधक जो होता है हमारा कफ, वो उसका जो मूल स्थान होता है वो हमारा जीवा मूल होता है और कंठ होता है। और इसका जो कार्य होता है वो स्वाद का ज्ञान कराना, मधुर, अमल, लवण, कटु, तिक्त, कषाय, इसका जो ज्ञान कराता है वो हमारा बोधक कफ कराता है। और जब स्वाद में गड़बड़ होती है तो हमारा ये कफ गड़बड़ा जाता है। ठीक है, जब बोधक में जो कफ है अगर ये हमारा इम्बैलेंस होता है तो हमें स्वाद फील नहीं होता, फिर टेस्ट लेस हो जाते हैं। तर्पक जो कफ होता है हमारा वो हमारे सिर में होता है और ज्ञानेंद्रियों का पोषण करने का जो कार्य होता है वो तर्पक कफ का होता है। इससे हमारा स्मृति का नाश होता है और ज्ञानेंद्रियों की जो क्रियाएं हैं उनमें स्थिरता आ जाती है, वो कम कार्य करती हैं। फिर पांचवा जो हमारा कफ होता है वो श्लेषक, ये हड्डियों से संबंधित है और इसका कार्य वही होगा, संधियों को जोड़ना, चिकनाहट बनाना। और अगर ये इम्बैलेंस होता तो जोड़ों में दर्द हो जाएगा, हमें उनके कार्यों में स्थिरता आ जाएगी, कार्य अच्छे से नहीं कर पाएंगे हमारी हड्डियां। शरीर में तीनों दोषों का आश्रय स्थान हमने पढ़ लिया। वात का भी पढ़ लिया था हमने, नाभि से नीचे होता, पित्त का पढ़ लिया, छाती से नाभि तक का होता, कफ का हमारा पढ़ लिया था हमने। ठीक है, ये वात का आ गया, इस फोटो को देख लीजिएगा आप। ठीक है, वात प्रकृति का जो व्यक्ति होता है वो आकाश और वायु के मिलन से वात बनता है और ये देखो दुबले पतले से हैं। ठीक है, पित्त दोष होता है हमारा, वो अग्नि तत्व उसमें ज्यादा बढ़ जाता है तो आदमी भोजन जल्दी पच जाता है उसको, लेकिन फिर भी ठीक रहता है। तो वात वाले से थोड़ा सा हेल्दी है ये। कफ प्रकृति होते उसमें पृथ्वी और जल होता है और इनमें दोनों का गुण हमने पढ़ा था। एक जगह हमने पढ़ा था कि गुरु होता है और एक जगह पढ़ा था भारी होता, तो ये दोनों भारी होते हैं, इसलिए इससे ये मोटे हैं। वात वाले से पित्त वाले मोटे हैं और पित्त वाले से कफ वाले मोटे, पर ये नहीं कि बहुत ज्यादा मोटे हैं ये ठीक है। जन्म के समय व दोषों की अवस्था के अनुसार जो प्रकृति बन चुकी है वो अंतिम होती है। ठीक है, जब बच्चे का जन्म हो चुका है, बच्चा पैदा हो चुका, तो उसकी प्रकृति जो बनी, या चाहे वो वात की बनी हो, चाहे पित्त की बनी हो, चाहे कफ की बनी हो या पेयर में बनी हो, तो वो आखिरी तक वही रहती है मरते समय तक। हाँ, आप उसको कोशिश करके बैलेंस कर सकते हैं, अच्छा खान पान करके लाइफस्टाइल अपना संभाल के रखेंगे तो आपकी प्रकृति में कोई चेंज नहीं आएगा, लेकिन रहेगी वो लास्ट तक। जैसे उसको हवा पानी मिलेगा, थोड़ा सा भी बॉडी ने चेंज किया, वो तुरंत, अगर किसी की वात प्रकृति, तुरंत उसका वात बढ़ना शुरू हो जाएगा। ठीक है, वह अंतिम होती है। उसमें दोषों की वृद्धि या प्रकोप तो होता रहता है, परंतु उस मूल प्रकृति को बदला नहीं जा सकता। ठीक है, उसमें उतार चढ़ाव आता रहता, कभी कम हो गई, जैसे हमने पढ़ा कि बारिश के दिनों में, वर्षा ऋतु में वात बढ़ जाता है, या हमने पढ़ा वसंत ऋतु में जो है कफ बढ़ जाता है। ये अप डाउन तो होता रहता है, पर लेकिन ये रहेगा लास्ट तक, ये इसका मूल कारण है। ठीक है, प्रकृति का मूल कारण ये दोष ही है। व्यक्ति की प्रकृति जो होती है वो 2 प्रकार की होती है और इस 2 के अंतर्गत फिर ये 7 प्रकार के आते हैं। सहज या मूल प्रकृति पहले नंबर की होती है, जो हमें जन्म से मिलती है माता पिता से। दूसरी होती है परिस्थिति जन्य प्रकृति, ये जो होती है हमारी, वो हम
अपने से बनाते हैं। जैसे हमने गलत आहार विहार ले लिया, उसकी वजह से बनती है। हमारा व्यवहार बन गया गलत, उसकी वजह से होती है। जैसे कईयों को है कि मान लो नाइट शिफ्ट होगी, या रात को देर तक जगना, 12 1 2 बजे तक जगते हैं, सुबह लेट उठते हैं, ठीक है, या ब्रह्म मुहूर्त में कभी नहीं उठते हैं, दिन में सोते हैं, तो उनकी वजह से हमारा वो प्रकृति चेंज हो जाती है, परिस्थिति जन्य हो जाती है। परिस्थितियों हालात कुछ ऐसे हो जाते हैं कि मजबूरी, जैसे किसी की नाइट शिफ्ट होगी, कोई गवर्नमेंट जॉब है, ठीक है, दिनचर्या होगी हमारी, दिनचर्या हम लाइफस्टाइल को फॉलो नहीं कर पाए, ऋतुचर्या हमारी ऐसी होगी, आदि पर निर्भर करता है। और ये परिस्थितियों के अनुसार घटती बढ़ती रहती है, यह स्थायी होती रहती है, यह घटती बढ़ती रहती है। लेकिन जो पहली वाली प्रकृति है, सहज या मूल प्रकृति, वह स्थायी होती है, वो आपकी रहेगी रहेगी। इसको आप चाहे तो बिल्कुल जड़ से खत्म कर सकते हैं, चाहे तो आप इसको कितना पीक पर ले जा सकते हैं, लेकिन जन्म वाली को आप खत्म नहीं कर सकते, बैलेंस कर सकते हो, रहेगी वो लास्ट तक। आयुर्वेद में निर्दिष्ट 3 उपस्तंभ होते हैं। हमने स्तंभ पढ़े थे, वात पित्त कफ होता है, और 3 हमारे उपस्तंभ होते हैं। आयुर्वेद के अनुसार शरीर रूपी भवन को पंच महाभूतों के मिश्रण वाले 3 तत्वों वात पित्त और कफ से बना है, ठीक है। जो हमारा शरीर रूपी ये भवन है, ये पंच महाभूतों के मिश्रण से बना, हमने सभी ने पढ़ा था, पंच महाभूतों के मिश्रण से हमारा शरीर बनना। इसी के अंतर्गत हमारे दोष धातु मल आते हैं, ठीक है। शरीर रूपी इस भवन को सुदृढ़ और स्वस्थ रखने के लिए आयुर्वेद में इसके 3 उपस्तंभ इस प्रकार बताए गए। यानी कि मान लो कोई भवन है, तो उसको पिलर पे खड़ा कर दिया, वो जो 3 पिलर है वो भी बेस है उस बॉडी उसका, ठीक है। तो वो पिलर बताए गए हैं हमारा, एक होता है आहार, एक होता है निद्रा, एक होता है ब्रह्मचर्य। आप किसी भी हठ योगिक टेक्स्ट को पढ़ लीजिएगा, आहार का जिक्र आपके अंतर्गत आएगा ही आएगा उस टेक्स्ट में। चाहे आप घेरण संहिता पढ़ेंगे, उसमें भी पथ्य अपथ्य आहार आएंगे आपके सामने। हठ प्रदीपिका पढ़ेंगे, उसमें भी आएंगे, और श्रीमद् भगवद गीता पढ़ेंगे, उसमें भी आएगा, आपको हर जगह मिलने में आएगा, ठीक है। जिस प्रकार किसी भवन को स्थिर खड़ा करने के लिए उसके आधारभूत स्तंभों का महत्व है, उसी प्रकार शरीर को धारण करने के लिए इन उपस्तंभों का महत्व है। पहला पढ़ते हैं हम आहार। उपनिषदों में आहार के लिए कहा गया अन्नम व प्राण है, अर्थात आहार ही जीवन है। आहार के से शरीर के दोष धातु मल का पोषण व प्राणों की वृद्धि होती है। सामान्य प्रचलित भी है, जैसा खाए अन्न वैसा होए मन, ये हमने सभी ने सुना है। जैसा खाए अन्न वैसा होए मन, जैसा पिए पानी वैसी होए वाणी। और एक और है, जैसे पिए दूधी, यानी कि बच्चा जो है वो मदर फीड जो करता है, जैसी पिए दूधी वैसी होए बुद्धि, ठीक है। अर्थात आहार का सीधा संबंध हमारे इंद्रियों व मन से है। अब ऋषि चरक ने ऋषि चरक जो है, उन्होंने वाग्भट जी से पूछा था कि कौन व्यक्ति स्वस्थ है। हमने पढ़ ली थी, 2 तो स्वस्थ की परिभाषा पढ़ ली थी। ऋषि चरक के अनुसार थी वात पित्त कफ और तीनों का सम्मेलन रहना, यह हमारा अरोग्यता है, और इनमें विषमता आना ही रोग है। ऋषि सुश्रुत के अनुसार हमने पढ़ी थी शम दोष स्माग्निश्च सम धातु मल क्रिया प्रसन्न आत्म इंद्रिय मन स्वस्थ विधीयते, ठीक है। अब ऋषि वाग्भट के अनुसार देख लेते हैं स्वस्थ की परिभाषा क्या है। ऋषि वाग्भट कहते हैं हितमुख, मितमुख और ऋतमुख, जो इनके अनुसार चलता है वह रोगी नहीं हो सकता, और इनके अलावा जो भी है वो सब रोगी है। हितमुख होता है प्रकृति के अनुसार हितकारी भोजन करने वाला। मान लो मेरी ही प्रकृति, मैं अपनी बात करता हूँ, मान लो मेरी प्रकृति कफ की है, ठीक है, मुझे कफ बढ़ा हुआ है, लेकिन बावजूद उसके भी अगर मैं मधुर का सेवन करता हूँ, मधुर रस का, अमल रस का सेवन करता हूँ, या लवण रस का सेवन करता हूँ, तो मेरे लिए गलत है। अगर मैं हितकारी अपने प्रकृति के अनुसार जो मेरे फायदे के लिए क्या है, मुझे पता है कि मधुर अमल और लवण का मैंने कम से कम सेवन करना, या मुझे अवॉइड ही करना, या मुझे कटु तिक्त कषाय का सेवन करना है, अगर मेरे लिए जो हित में भोजन है वो मैं करता हूँ। मितमुख मतलब मिताहारी होता है, वो आप सभी जानते हैं, कम मात्रा में भोजन करता हूँ। और ऋतमुख उचित प्रकार से कमाया हुआ भोजन, वो जो भोजन मैं कर रहा हूँ वो ऐसा नहीं होना चाहिए कि मैं किसी से छीन के लाया हूँ, ठीक है, किसी की चोरी करके लाया हूँ,
या किसी को धोखाधड़ी करके चकमा दे के मैं लेके आया हूँ। अगर तीनों प्रकार से हूं मैं, हितमुख, मितमुख और ऋतमुख, इसके विपरीत ये जो है, ये तो सब स्वास्थ्य की परिभाषा होगी। इसके विपरीत रूप में भोजन करने वाला अनेक कष्टकार रोगों से ग्रस्त हो जाता है। यहाँ पे ऋषि वाग्भट जी के अनुसार ये स्वास्थ्य की परिभाषा बता दी गई है कि आप अगर हितमुख, मितमुख और ऋतमुख हैं तो आप स्वस्थ हैं। इसके अलावा जितना भी है वो सब का सब आपका रोग में आ जाएगा। ये हमने आहार पढ़ लिया। निद्रा और ब्रह्मचर्य को हम कल से पढ़ेंगे। ये आपका आहार हो गया और इसमें कफ हो गया आपका, और प्रकृति हो गया। हमने जो जो प्रकृति पढ़ी है, उपस्तंभ हो गया हमारे, ठीक है। यहाँ तक किसी बच्चे का कोई डाउट हो आप पूछ सकते हैं, नहीं तो फिर मैं क्वेश्चन आंसरिंग करूंगा आपसे। किसी बच्चे का कोई डाउट है? कुछ समझ में ना आया हो? मेरी आवाज आ रही है सभी को? यस सर। यस सर। जी, सबका क्लियर है? कुछ तो बोलो। जी सर। ठीक है। चलिए जी, फिर मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ। कफ के बारे में मुझे कौन बताएगा? कफ क्या होता है? सर कफ जल और पृथ्वी के जो है मिश्रण से बनता है और उसे मतलब जल से उत्पन्न होता है, उसे कफ कहते हैं, जो कि चिपचिपा होता है और जो कि आर्द्रता उसी का हमें दूसरा प्रदान नाम? करता है। उसी का दूसरा नाम क्या होता है? आर्द्रता या नरम बनाए रखता है। श्लेष्मा। उसका यस सर। दूसरा नाम है और श्लेष्मा, ठीक है। यस सर। और जो कि हमारे संधियों को मिलाने में हेल्प करता है, बॉडी को ग्रोथ करने में हेल्प करता है, और जैसे बॉडी में घाव भरना ये सबको दूर करता है। इसमें केवल 20 रोग माना गया है और मानसिक और शारीरिक ठीक है जी, क्षमता बहुत बढ़िया। बढ़ाता है। जी जी, बहुत अच्छा बताया आपने। और बाकी का बताएंगे हमें विजय जी। उसके बाद बता दीजिए इसके और क्या गुण होते हैं? कफ शरीर का पोषण करता है सर, ठीक है जी। और बल की अधिकता होती है, शरीर में उत्साह आता है, और शरीर में घाव जल्दी भरते हैं। सीमा जी आगे के बता दीजिएगा। हाँ जी सर। आगे बताइए, और बताइए आप सर और क्या क्या कार्य है इसके? भारी होता है, इसका गुण पूछा ना अभी आपने? हाँ जी सर आपने बताया था गुरु है, भारी है मतलब शीतलता होता है, स्निग्ध है, मीठा, मंद, यही। जी सर, बस इतना ही भी पता है। इसके कार्य क्या क्या होते हैं? कब के सर, कब के? सर मैं समझ में, कार्य में क्या बताना, कारण बताना है, कार्य बताना है? कार्य बताना, इसके कार्य कार्य क्या क्या होता है। जैसे अभी विजय जी ने बताया कि ये शरीर में वृद्धि प्रदान करता है। इनसे पहले किसी ने, माला जी ने बताया था कि ये संयोग करता है, चिकचिनाहट होती है, इसमें आर्द्रता, गीलापन करता है, ये भोजन को पचाने में सहायक होता है। और आप बता दिए घाव भरते हैं, इन्होंने बता दिया है। उत्साह होता है, इन्होंने बता दिया। उसके बाद बता दीजिएगा। बल की अधिकता को बढ़ाता है, मानसिक और शारीरिक क्षमता में भी वृद्धि करता है, में अधिक हो जाती है से। बहुत बढ़िया। और ये बताइए। वाला जो व्यक्ति होता है वो क्षमा भी करता है सर।
जी। और क्षमावान होता है, धैर्यवान होता है, ज्ञानवान, विवेकवान, मानसिक स्थिरता होती है उसकी। हाँ जी, और नींद का भी जिसको नींद से ज्यादा आती है उसमें भी कफ की प्रवृत्ति ज्यादा ही होती है। ठीक है जी। जी सर। उससे आगे लावी जैन जी बता दीजिए कफ के 5 प्रकार। लावी जैन। Sir, actually, I'm busy right now, so unable to tell. ओके जी, ओके ओके। सर मैं जी बताऊं? ये, हाँ ये सीमा जी बता दीजिए। सर मैं बोल रही हूँ हेमा। हेमा जी नहीं, नीलम जी बताएंगी। नीलम जी। Yes, sir. कफ के 5 सर, प्रकार पढ़े ना हमने। यस सर। कफ के 5 बत, प्रकार है सर। पहला है क्लेदक, दूसरा है अवलंबक, तीसरा है बोधक और चौथा है तर्पक और पांचवा है श्लेषक सर। ठीक है जी। मुझे आप बता सकते हैं सीमा जी, नीलम जी, कि बोधक कफ में क्या होता है? यस सर, बोधक का सर ये जीवा मूल में रहता है सर, और इससे स्वाद का बोध बोध होता है हमको। स्वाद का बोध होता है। ठीक है जी, बहुत बढ़िया। अब मुझे बता दीजिएगा, अगर कोई व्यक्ति पागल हो गया तो हेमलता जी बताएंगी। अगर किसी की मेमोरी लॉस्ट हो गई है, हेमलता जी। यस सर। हाँ, किसी की मेमोरी लॉस्ट हो चुकी है तो आप उसको किस कफ के अंतर्गत मानेंगे? कौन सा कफ उसका इम्बैलेंस है? तर्पक सर। तर्पक। हाँ। ठीक है जी, बहुत बढ़िया। और अगर आपकी किसी की पाचन क्रिया मंद हो गई है तो वो किसके अंतर्गत आएगा? मुझे बता दीजिए प्रकाश जी। क्लेदक सर, क्लेदक, क्योंकि अमाशय से वो अमाशय से संबंधित है जो पाचक का काम करता है। तो क्लेदक जो कफ है वो पाचन से संबंधित है सर। बहुत बढ़िया जी। ठीक है जी। और उसके बाद हम जानते हैं, हमने प्रकृति पढ़ा, तो मुख्य रूप से प्रकृति कितने प्रकार की होती है? नवनीता जी बता देंगे। नवनीता जी। जी हेमलता जी, आप बता दीजिए। 7 प्रकार की प्रकृति होती है सर। जी कौन सी कौन सी? वात पित्त कफ 3 होता है, फिर वात कफ पित्त होता है, फिर वात पित्त, मतलब 7 प्रकार होता है सर। अभी मतलब 2-3 तो में कंफ्यूजन है, इसी कारण नाम अच्छे से भी नहीं पता है। पहली वात प्रकृति होती है, दूसरी पित्त प्रकृति होती है, तीसरी कफ प्रकृति। 3 तो क्लियर है। सबसे लास्ट वाली होती है सम प्रकृति या समीपातज। ठीक है, 4 क्लियर होगी। अब 3 रहेगी, तीनों को आपस में पेयर करके दे दो। वात पित्त दे दो, वात कफ दे दो, जो भी आपको ठीक लगे वो दे दो, और एक कफ वात या कफ पित्त दे दो। यस सर। ठीक है, इसमें कंफ्यूज क्या होना। लेकिन आपने जो ये बताई है 7 प्रकार की प्रकृति, ये महर्षि चरक के अनुसार है। मैंने पूछा था मुख्य रूप से व्यक्ति की प्रकृति कितने प्रकार की होती है, 2 प्रकार की वो होती है सर। बताएंगे मुझे। वो मुझे बताएंगे नीलम जी। यस सर। व्यक्ति की प्रकृति मुख्य रूप से कितने प्रकार की होती है? होती है सर, एक सहज और दूसरा मूल प्रकृति सर। ठीक है जी, बहुत बढ़िया जी। उसके बाद आ जाइए जी हमारे सामने सीमा जी। सीमा जी, आप बताएंगे हमें कि हमने 3 उपस्तंभ पढ़े हैं, तो उनके नाम बता दीजिएगा। सर निद्रा, हम्म।
निद्रा, ब्रह्मचार्य और आल सॉरी जैसा खाए अन्न वैसा होए मन, अब बता दीजिए। नहीं याद आ रहा सर अभी। ध्यान नहीं है पूजा जी आपका। सीमा जी सॉरी। ऐसे काम कैसे चलेगा? आप काम कर रहे हैं क्या कुछ? नहीं सर। तो जैसा खाए अन्न वैसा होए मन, अब भी नहीं बता पा रहे आप? आप कहीं चले जाएं, आहार का जिक्र होगा ही होगा, फिर भी नहीं बता पा रहे आप। आयुर्वेद के 3 उपस्तंभ। आया कुछ याद? सर अभी आहार, निद्रा, आहार, निद्रा। ब्रह्मचार्य। ठीक है जी। और उसमें भी हमने पढ़ा था। एक और चीज पढ़ी थी हमने, कहाँ गई वो चीज? अच्छा, किसी का कफ बढ़ गया है, उस कफ को बैलेंस करने के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए? हमें बताएंगे, हमें बताया सौरभ जी। सर उसके लिए हमें एक्सरसाइज करनी चाहिए और हाँ, मीठा कम कर देना चाहिए, तिक्त भोजन हाँ, लेना चाहिए। हाँ। और बताएं सर? नहीं, नवनीता जी आप बता दीजिए, कौन से ऐसे 3 रस हैं, षड रसों में से कौन से ऐसे 3 रस हैं जिनसे हमारा कफ बढ़ता है? नवनीता जी। हाँ हेलो। हाँ, किन क्या रसों की वजह से हमारा कफ बढ़ता है? सर मुझे तो मालूम नहीं। मैं अच्छा थोड़ा जी। एक्चुअली बाहर गया था अभी, अटेंड नहीं कर रहा था क्लास। चलिए, माला जी आप बता दीजिएगा। माला जी। यस सर। सर मधुर और लवण युक्त बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और मधुर, उसके खट्टा। बाद बताइए। सर खट्टे को क्या कहते हैं? खट्टे को बोलते हैं जी और खट्टा। स्निग्ध। हाँ, तो स्निग्ध। इस प्रकार के हाँ। जो रसों का सेवन करने से हमारा कफ प्रवृत्ति और बढ़ जाता है। नहीं, स्निग्ध तो है ही नहीं ना उसमें, 6 सॉरी रसों में। सर, मधुर और लवण युक्त और जो खट्टा है उसका सेवन करने से। खट्टे का क्या नाम है? सर, सर तीक्ष्ण। नहीं, उसका नाम है अमल। हाँ, ठीक है। अम्ल। अम्ल रस का सेवन करने से वात कफ और बढ़ जाता है सर। और बढ़ जाता है। अब ऐसी चीजें बताओ, 3 से कौन रस हैं ऐसे जिनसे जिनसे हमारा कफ ठीक होता है? नीलम जी बताएंगे। अगर बढ़े हुए कफ को ठीक करना है तो कौन से षड रसों में से ऐसे रस हैं जिनका सेवन करने से हमारा कफ जो है वो बैलेंस होगा? सर कटु। हम्म। नहीं पता सर। एक कटु नहीं पता? बता भी रहे और नहीं पता भी कह रहे। बताइए बताइए, कन अच्छा बता रहे हो आप। कटु, उसके बाद? तीक्त सर। तिक्त। और 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 जिसमें जामुन आता है, गिलोय आता है? कसाय सर। कषाय। हाँ। कटु, तिक्त और कषाय। आप ये जान लीजिए 6 रस होते हैं हमारे, षड रस बोलते हैं उनको। पहला होता है मधुर, नोट करना चाहे तो आप नोट कर सकते हैं। यस। मधुर। दूसरा मधुर। मधुर को मीठा लिख लीजिए ब्रैकेट में। 6 रस होते हैं। पहला है मधुर, मीठा। दूसरा होता है अमल, खट्टा। तीसरा होता है हमारा लवण, नमकीन।
चौथा होता है हमारा कटु, जिसको बोलते हैं तीखा, ज्यादा स्पाइसी वाला। उसमें हमारी काली मिर्च भी आ गई, उसमें सफेद मिर्ची भी आ गई हमारी, ग्रीन चिल्ली भी आ गई उसमें हमारी, ठीक है, लाल मिर्ची भी आ गई। और उसके बाद होता कटु के बाद तिक्त। तिक्त मतलब होता है हमारा कड़वा। और लास्ट का रस होता है हमारा कषाय, जिसको बोलते हैं ब्रैकेट में लिख दिया कषायला। ठीक है। आयुर्वेद में कटु को बोला गया तीखा और तिक्त को बोला गया कड़वा। लेकिन जब आयुर्वेद को छोड़ के आप कहीं भी पढ़ेंगे तो सब जगह कटु को कड़वा बोलते हैं और तिक्त को तीखा बोलते हैं। सिर्फ आयुर्वेद में ही ये उल्टा है। ठीक है। मधुर अमल लवण कटु तिक्त कषाय, मीठा खट्टा नमकीन, तीखा कड़वा और कषायला। ठीक है जी। उसके बाद हमें बताएंगे उसके बाद बता दीजिए हमें, सीमा जी आप ही बता दीजिए उसके बाद और कौन से ऐसे का उपाय हैं जिनसे हम बच सकते हैं कफ से। सर वमन वमन, बहुत और बढ़िया। करना, वमन और व्यायाम करना सर ज्यादा थोड़ा, हाँ ठीक है जी, बहुत बढ़िया। और आराम करना, क्रियाशील रहना। आराम कम करना। आराम कम करना, हाँ सर। हाँ, मतलब जितना आराम व्यायाम कम करना। कि आराम नहीं करना है। हाँ हाँ, बॉडी को मूवमेंट में रखना। और अब धूप ठीक है, तो सेकना उससे बताया था आपने, और जैसे स्टीम वगैरह धूप का सेकना। बताया था, जो स्वेद से जो स्टीम वगैरह करना। जी 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 जी। अच्छा। औषधीय धूम्रपान करना और ऐसी क्रियाएं करना या ऐसे जिनसे हमारा मोटापा कम होता है। अब आप ये सोच रहे हैं इसमें मोटापा का कहाँ जिक्र आ गया। तो मोटापा जो होता है वो हमारा मेद धातु जब बढ़ती है तब मोटापा आता है। अगर आप एनाटॉमी के हिसाब से पढ़ेंगे तो जब आपका एडिपोज टिश्यू जो ज्यादा बढ़ जाता है उसको ही मोटापा बोलते हैं। सामान्यतः फीमेल्स में ये ज्यादा होता है, मेल्स में कम होता है एडिपोज टिश्यू। और जिसकी वजह जो होती है वो बॉडी में लचीलापन लाने का कार्य होता है एडिपोज टिश्यू का। तो आप मोटे व्यक्ति के अगर आप फायदे देखेंगे तो उसमें ये होता है कि वो लचीला बहुत होता है मोटा में, उसमें स्टिफनेस कम होती है। आलस ज्यादा होता है लेकिन स्टिफनेस उसमें कम होती है। ठीक है। वो अगर जी। गिरता है तो ऑर्गन ऑर्गन पे चोट बहुत कम पहुंचती है, बस मांस वास फटके रह लेता है, हड्डी तक चोट नहीं जाती। इसके फायदे हैं मोटापे के। ठीक है। तो जो मोटापा है वो कफ का रोग है। अब आपने देखा होगा, आप में से अगर कोई मोटे व्यक्ति हो या अब पतले हो गए, पहले मोटे हो या किसी के टच में हो या आप योगा टीचर हो आप में से कोई, तो ऐसा बोला जाता है, डाइटिशियन भी बोलती हैं कि भाई अगर आपको मोटापा तो आप जीरे का पानी पीजिए। ठीक है। या पे उनको बोला जाता है और तरह तरह के जो ओट्स होते हैं उनका सेवन करिए, उनसे कम हो जाता है। उनको मीठा बंद करवाते हैं। और यहाँ भी वही चीज है ना, सब की सब मीठा बंद कर दो। वो भी नमक बंद करवाते हैं, नमक बंद कर दो, यहाँ पे भी नमक बंद है। ठीक है। वो बोलते हैं कार्बन वाली चीजें मत खाओ, कार्बोहाइड्रेट बेस्ड फूड बंद कर दो अपना सारा का सारा। तो रोटी कम करवा देते हैं और दलिया खिचड़ी ये चीजें और कम करवा के फ्रूट्स पे, सलाद पे और प्रोटीन डाइट पे ले जाते हैं। कार्बन बेस्ड जो डाइट होती है उसको कम करवा देते हैं। ठीक है। और फिर वो बोलते हैं कि जैसे जीरा वाटर मैंने बताया, तो ऐसे मेथी का पानी पीजिए, जीरे का पानी पीजिए, तो इन पे ले आते हैं। और जिससे जिससे क्या धीरे धीरे उनका क्या हो, एडिपोज टिश्यू कम होता रहता है और फिर वो पतले हो जाते हैं। आप चाहें तो आप कुंजल क्रिया करा के भी उसको आदमी को पतला किया जा सकता है, बशर्ते है उसका कफ को कम करना है। अब वो कफ कैसे कम हो वो आप लोगों ने देखना। जड़ वो चीज है, पहले उसका फूड चेंज करिए, पहले आहार में चेंज लाइए। ठीक है। उससे क्या होगा, कफ बढ़ेगा नहीं, जितना है उतना ही रहेगा। जो है उसको कम करवाने के लिए हमारे पास बहुत सारी क्रियाएं, वमन क्रिया है, विरेचन है। ठीक है। फिर उसका फूड ऐसा दे दीजिए कटु तिक्त कषाय वाला, जिससे और जल्दी कम हो जाएगा। औषधीय धूम्रपान हमने पढ़ा था, धूप सेकना हो गया। ठीक है। और जो भी हमने पढ़े नश्य क्रिया
और उसके फिर योगा, जुम्बा, एरोबिक्स, जो भी आप एक्टिविटी कर रहे हैं फिजिकल एक्टिविटी, वो तो है ही। तो उन सबसे उसका जब कफ कम होता जाएगा तो आहिस्ता आहिस्ता उसका वेट भी कम होता जाएगा और एडिपोज टिश्यू कम हो जाएगा, व्यक्ति पतला दिखने लगेगा। ठीक है, आज की हमारी कक्षा को यहीं समाप्त करते हैं और हम मिलते हैं फिर 2 बजे हमारी नई क्लास के साथ योग दर्शन चैंटिंग के। और क्लोजिंग प्रेयर करा दीजिए कोई एक बच्चा। सीमा जी आप करा दीजिएगा। ओके सर। सभी किसी की ध्यानात्मक स्थिति में बैठेंगे, कमर गर्दन सीधी, दोनों हाथ नमस्कार मुद्रा में। एक बार ओम का उच्चारण, तत्पश्चात शांति। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। ओम। दोनों हाथ नमस्कार मुद्रा में लेकर आएं। अपने इष्ट, अपने आराध्य को प्रणाम करें। माता पिता को प्रणाम करते हुए कामना करें सभी स्वस्थ रहें, सभी निरोग। हथेलियों में घर्षण करके पैरों को लगाएं और नाड़ी के साथ अपनी आंखें खोल लीजिए। जी सर, धन्यवाद। धन्यवाद आप सभी का, आपने बड़े आराम से लेक्चर को लिया। ठीक है जी।